प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य की। आज हमारी दूसरी कक्षा होगी, है ना। टॉप टू। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन सीरीज होगा और इसमें हम देख रहे हैं वन लाइनर सीरीज। जैसा कि आपने पहली एक वीडियो कंप्लीट किए होंगे कि वो जो कल हमने एक वीडियो आपको दिया था, वो वीडियो बिल्कुल वन लाइनर थे और उसमें कुछ नामकरण के लिए गए थे, जो भी आदिकाल के नामकरण कुछ विद्वानों ने दिया था। उस विद्वानों के नामकरण के साथ साथ आज उनकी कुछ रचनाओं को भी हम देखेंगे और उन रचनाओं को अब देखेंगे भैया, जो ये रचनाएं हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में आई हुई रचनाएं हैं और ये बिल्कुल इसी तरीके से सवाल बनेगा, है ना। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान देना कि ये जो सवाल हैं ये बिल्कुल एक एक लाइन के हैं और आप इनको एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। अगर आप नहीं भी रिपीट कर पाते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि जब मैं इसकी प्रैक्टिस सीरीज चलाऊंगा, जब मैं इसमें 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू करूंगा, तो उस 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आप देख पाएंगे इसका जो टारगेट होगा, इस हमारा एक मुहिम है कि इस मुहिम से क्या क्या कर पाएंगे। ध्यान से देखेंगे कि भैया इससे जो है ना, एक यूपी टीजीटी का जो भी सवाल बनेगा वो तो आप सिलेबस कंप्लीट कर जाएंगे। पीजीटी में जो सवाल बनेंगे वो भी हम लेके आएंगे, है ना। बीपीएससी से जो भी आएगा, बीपीएससी टीचर में, चाहे वो 6 to 8 की बात करें, चाहे 9th और 10th की बात करें, चाहे 11th 12th की बात करें, वहां से हिंदी साहित्य के जितने भी सवाल बने हुए हैं उन सभी सवालों को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा। आप बिल्कुल आराम से उन सवालों को भी कर पाएंगे। यूपीपी में देखो ज्यादा सवाल तो आते नहीं हिंदी साहित्य के, 2 से 4 सवाल आते हैं तो वो भी बिल्कुल आपके बन जाएंगे। तो मैं तो यूपीपी वालों को बहुत ज्यादा इस पे प्रेफरेंस नहीं करूंगा कि यूपीपी वाले इस पे ज्यादा फोकस करें। नहीं भैया, इस पे ज्यादा फोकस आप मत करिए। आपको ज्यादा फोकस कहाँ पे करना, तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हिंदी के व्याकरण में करना है। और हिंदी व्याकरण की जो कक्षा चल रही है आप बिल्कुल देख पाएंगे, वो बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर दिया हूं, तो उसको भी आप देखते रहे, है ना मेरे भाई। और ध्यान से देखना, ये यूपी एसआई है, इसमें लगभग 7 से 8 सवाल ये यूपी एसआई में बना देता है। तो आपको यूपी एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूंगा भैया, यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको याद रखेंगे। एसएससी जीडी वालों के लिए भी यहां से कुछ नहीं मिलने वाला, यहां से कभी एक आध दो सवाल आ जाएगा, तो एक दो सवाल के लिए पूरा इतनी बड़ी सीरीज पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, अगर अच्छा आपके पास टाइम है तो आप आगे यूपीएसआई देखना चाहते हैं और भी आगे एग्जाम की परीक्षाएं देखना चाहते हैं, तो भैया क्या कर सकते, तब आप वीडियो को देख सकते हैं ना। तो इस चीज को आप देख पाएंगे, बिल्कुल वन लाइनर है। आप चाहेंगे इसका डिटेल फॉर्म भी रखेंगे हम, है ना। तो ये चीज देखो हो जाएगा। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखना, यहां से हिंदी साहित्य सीरीज जो चल रही है, आज इसकी दूसरी क्लास हो जाएगी हिंदी साहित्य सीरीज की। तो ध्यान से देखना, हिंदी साहित्य सीरीज में अब पहला हम पॉइंट्स देखते हैं। यहां पे पहला पॉइंट्स क्या दिया है, ये पहला पॉइंट्स हो जाएगा। पहला पॉइंट्स क्या दिया, हिंदी का प्रथम व्याकरण। बिल्कुल याद रखना, हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन लिखे हुए हैं, तो बोलोगे सर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले व्यक्ति का नाम आता है जेसुआ केटलर। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको कि हिंदी के जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, भैया जेसुआ केटलर है। ठीक है, हिंदी के प्रथम व्याकरण जेसुआ केटलर के द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो सर्वप्रथम श्रेय किसको मिलता है या सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो याद रखना हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया है वो किसके द्वारा किया गया, भैया गारसादा तासी के द्वारा किया गया है। कि हिंदी साहित्य को, हिंदी लिटरेचर को कोई लिखा तो सबसे पहले किसने लिखा, तो बोलोगे गारसादा तासी ने लिखा। और किस भाषा में गारसादा तासी ने लिखे थे, तो सर फ्रेंच भाषा में गारसादा तासी लिखे थे। और उस फ्रेंच भाषा में इतिहास का नाम क्या आता है, तो बोलोगे फ्रेंच भाषा में सर इतिहास का नाम है इस्तवार द ल लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। क्या हो जाएगा फ्रेंच भाषा में, क्या देखो, इस्तवार द लाल लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, बिल्कुल याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य की प्रथम बार प्रयास सबसे पहले किसने किया, गारसादा तासी ने किया। किस भाषा में हिंदी इतिहास को लिखे, बोलोगे भैया फ्रेंच भाषा में हिंदी इतिहास को लिखे। क्या नाम था हिंदी इतिहास का, सर हिंदी इतिहास का फ्रेंच भाषा में नाम था इस्तवार द ल लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आप याद करेंगे, एक बार दो बार मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे तो भैया 100% आपको याद हो जाएगा। आपसे पूछूंगा हिंदी व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा, तो बोलोगे सर जेसुआ केटलर ने लिखे। ठीक है भाई, आ जाओ आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा या दूसरा वन लाइनर क्या सवाल हो सकता है कि भैया जो शिव सिंह सेंगर हैं, शिव सिंह सेंगर, देखो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास है। देखो हिंदी भाषा में, वो तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था इस्तवार दाला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी, जबकि ये गारसा दा तासी, याद रखना गारसा, सॉरी गारसा दा तासी तो इस्तवार दा लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी के लेखक हैं, है ना। इनकी बात करते हैं हम कि शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर,
याद होना चाहिए, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर। और जो शिव सिंह सरोज है वो हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्यिक इतिहास है। वह कौन सा इतिहास है जो हिंदी भाषा में लिखा गया और पहला होगा, तो बोलोगे शिव सिंह सरोज, है ना। रचनाकार होंगे शिव सिंह सरोज के शिव सिंह सेंगर। कौन हो जाएंगे मेरे भाई? शिव सिंह सेंगर हो जाएंगे। बिल्कुल याद रखेंगे, शिव सिंह सेंगर, ठीक है ना, शिव सिंह सेंगर। आगे देखो लिखा ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, याद रखना कालक्रम के अनुसार, वर्णानुक्रम, कालक्रम, वैज्ञानिक क्रम, है ना। ये जो क्रम दिए गए हैं, तो यहाँ कालक्रम के अनुसार सबसे पहला जो इतिहास जो हिंदी का लिखा गया है उसका नाम क्या आएगा? बोलोगे सर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा गया है ना। और हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको मिलता है? तो हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको मिलता है मेरे भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिलते हैं। और याद रखना, हिंदी साहित्य के माई बाप जो भी कह सकते हो आप, वो सब कौन माने जाते हैं? वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो भी कुछ कह दिए गलत सही, जो भी कुछ गलत सही कर दिए भैया, वो आचार्य रामचंद्र की बातें वो प्रमाणिक हो गई, है ना। तो इसी वजह से हिंदी साहित्य की इतिहास, है ना, कि माई बाप कौन माने जाते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। तो याद रखें, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप कौन दिए? तो भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए। बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये बात। अगला पॉइंट्स देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन। ये बिल्कुल याद रखेंगे, जो जॉर्ज ग्रियर्सन है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं, वो इनका एक ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम आएगा? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसकी है भैया? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। और यह हिंदी की सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का नामकरण मिलता है। माने काल विभाजन की जो बात करते हैं, उस कालों का नामकरण मिलता है। और काल विभाजन का नाम किसके ग्रंथ से मिलता है? तो बोलोगे भैया जॉर्ज ग्रियर्सन के मिलता है। क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर है, देखो, है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से है। ठीक है, इसके हिंदी रूपांतरण को भी हम पढ़ेंगे आगे, ध्यान से देखना। इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी किसकी है भैया? 1839 में रची रचना है। किसकी? गारसा द तासी की है। बिल्कुल याद रखेंगे, इस बात को भूलेंगे नहीं। देखो, इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी किस भाषा में मेरे भाई? फ्रेंच भाषा में है। ये किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। पहला इतिहास यही लिखा गया था। और किसने लिखा? गारसा द तासी ने। शिव सिंह सरोज कब? 1883 में। किसके द्वारा लिखा गया? तो सर शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया, है ना, शिव सिंह सेंगर के द्वारा। और ये हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी में लिखा गया अनुवाद, है ना, हिंदी में लिखा गया साहित्य है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका? जॉर्ज ग्रियर्सन का। कब? 1889। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन तीन रचनाओं को बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, है ना। और एक चीज और याद ना, हिंदी साहित्य का विमर्श, हिंदी साहित्य का विमर्श किसका? सर पद्म पुन्नालाल बख्शी का, है ना। पद्म पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य का विमर्श। विमर्श कौन करेगा भैया? पद्म पुन्नालाल बख्शी करेंगे। दो नाम ऐसे निकल के आएगा, याद होगा, पद्म भी निकल रहा, पुन्ना भी याद निकल के आ रहा है। तो पद्म पुन्नालाल, दो लोग ऐसे लग रहे हैं लेकिन वास्तव में तो हैं एक लोग। तो पद्म पुन्नालाल बख्शी, जब दो लोग रहेंगे तो भैया वो लोग विमर्श करेंगे एक दूसरे से। तो याद हो जाएगा हिंदी साहित्य का विमर्श। हिंदी साहित्य का विमर्श दो लोग कौन करते हैं? तो पद्म पुन्नालाल करते हैं। तो पद्म पुन्नालाल क्या हो जाएगा? तो बोलोगे हिंदी साहित्य का विमर्श। ठीक है, आगे देखते हैं हिंदी साहित्य का विकास। विकास में कौन है भैया? श्याम सुंदर दास आते हैं, है ना। श्याम सुंदर दास विकास की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के विकास की बात मैं करूंगा तो बोलोगे सर विकास से श्याम सुंदर दास, है ना। तो हिंदी साहित्य का विकास किसमें भैया? श्याम सुंदर दास से। क्लियर। आप बढ़ेंगे आगे हम, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास यहां देखेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। हमने कहा ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल और यह हिंदी साहित्य के माई बाप माने जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया भैया? ये तो भूलना मत, इनके सन भी बहुत ही मोस्ट है ना, इनका सन भी बहुत मोस्ट है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 1929 में रचा गया। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बिल्कुल इनका तो नहीं भूल सकते आप, इनका सन भी याद रखना, इनका इतिहास का नाम भी याद रखना। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। और ये कब लिखा गया? 1929 में। भूलना मत इसको मेरे भाई, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो। ये तो बहुत है, जितना मोस्ट लगाओगे वो कम है ना। हिंदी साहित्य देखो ध्यान से,
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का जो विवेचनात्मक इतिहास है वो किसका भी है, शास्त्री सूर्यकांत का है ना। शास्त्री सूर्यकांत कब, 1930 की रचना है। ठीक है। हिंदी भाषा और साहित्य याद रखना मेरे भाई, हिंदी भाषा साहित्य श्याम सुंदर दास। अभी हमने बताया हिंदी भाषा का विकास भी श्याम सुंदर दास, ठीक है ना। हिंदी भाषा का विकास भी श्याम सुंदर दास, और हिंदी भाषा का विमर्श तो सर पद्म पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य का इतिहास तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का विवेचना करना शास्त्री सूर्यकांत, शास्त्री सूर्यकांत। और हिंदी भाषा के साहित्य की मैं अगर बात करूंगा सर श्याम सुंदर दास। विकास की भी बात श्याम सुंदर, और हिंदी साहित्य की बात तब भी श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास सर 1929 की बात होती तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और 1931 की बात करेंगे सर रमाशंकर शुक्ल। ध्यान देखना, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल, यहाँ भी शुक्ल, वहां पे रामचंद्र, यहाँ पे रमाशंकर हो जाएंगे, है ना। रमाशंकर रसाल, ये रामशंकर लिखा हुआ है, रमाशंकर रसाल, तो बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। 1929 के 1931। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी देखो याद रखना, ये हिंदी साहित्य का इतिहास तो मिल रहा है, लेकिन क्या लिख दिया, केवल क्या लिख दिया मेरे भाई, यहाँ पे आधुनिक बढ़ा। और आधुनिक बढ़ने की वजह से ध्यान देना, ये तो आचार्य रामचंद्र थे, ये रमाशंकर थे, और ये कृष्ण शंकर हो जाएंगे। थोड़ा सा आधुनिक लेंगे तो कृष्ण याद रखना, तो कृष्ण हो जाएंगे, है ना। क्लियर हो जाएगा। अगर बोलेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 तो सर रमाशंकर शुक्ल, है ना। और हिंदी साहित्य के इतिहास के आगे क्या लगा दे, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तो सर ये किसका हो जाएगा, सर ये हो जाएगा कृष्ण शंकर शुक्ल का। क्लियर है ना, ये बात बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल याद कर ले जाएंगे। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं काल, हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास, है ना। तो याद रखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करेंगे तो 1940 में 1940 में किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। और कहा गया बोल रहा हूं, हिंदी साहित्य का भूमिका जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या है, साहित्यिक ग्रंथ है। और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास भी इन्हीं का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदी साहित्य में आदि काल को आदि काल के नाम से दिए, ये भी अभी हम आगे वन लाइनर में पढ़ लेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे देखेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये किसने कहा भैया, हिंदी साहित्य के आदिकाल को हमने बताया ना मेरे भाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही आते हैं। और हिंदी साहित्य के उद्भव एवं विकास तब भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत में भैया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के अतीत की बात करेंगे तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, है ना। ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की मैं बात करूंगा तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आलोचनात्मक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी रचना याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहां तक बिल्कुल याद हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचना के इतिहास किसका हो जाएगा तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका भैया, आप देखो हिंदी साहित्य का इतिहास दो हो चुका है, 1929 का रामचंद्र शुक्ल का है, 1931 का रमाशंकर रसाल का है, और अब की बार आ गया 1973 तो डॉक्टर नगेंद्र का। तो एक ही नाम तीन बार घूम रहे हैं, 1929, 1931, 1973, ठीक है। और देखो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी देखो फिर से आ गया, वहां भी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यहां भी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो एक तो और किसका था, बच्चन सिंह का भी हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास तो 1986 में, ये किसकी रचना हो जाएगी मेरे भाई, अच्छा ये छूट गया, ठीक है। यहां देखो, यहाँ पे हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास किसका तो बोलोगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। ये चीज यहां से देखो, ये अगले पेज पे चला आया, हिंदी साहित्य का संवेदना का विकास तो क्या हो जाएगा, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, ठीक ना। अब देखो इसमें हिंदी साहित्य के प्रथम कवि कुछ दिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं आपको पढ़ना है, इनको 2 बार 3 बार अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो 100% मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आपको याद हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आने वाली, अब बिल्कुल 100% ये तैयार हो जाएगा। हिंदी के प्रथम कवि देखते हैं, आप बिल्कुल देख पाएंगे हिंदी का प्रथम कवि कौन है। पहली बात सुनो, अब भैया कोई किसी और को मान के रखा है ना, जैसे रामचंद्र किसको मान के रखे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मान के रखेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसको मान के रखेंगे, है ना, राहुल सांकृत्यायन किसको मान के रखेंगे, सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, सब अलग अलग तरीके से माने हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। इस संबंध में विवाद है, माने हम हिंदी साहित्य का पहला कवि कौन है इसको तो हम कह नहीं सकते, क्यों भैया, क्योंकि इसके बारे में विवाद है,
है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये विवाद है कि विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से हिंदी के प्रथम कवि अलग अलग प्रकार के हैं। इस प्रकार माने गए, मैंने सब अलग अलग तरीके से माने हैं। अगर मैं राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र की बात कर लूंगा, तो राहुल सांकृत्यायन डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन माने, सरप्पा, सरहप्पा। इन्हीं की रचना क्या, दोहा कोश, है ना, इन्हीं का सबरपा भी बोलते हैं, ठीक है ना, सरोज वज्र भी बोलते हैं, राहुल भद्र भी बोलते हैं, इन्हीं का अन्य नाम आएगा। मैं जो सरप्पा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ूंगा, सरप्पा को भी पूरा डिटेल बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप। तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र किसको माने पहला कवि, भैया सरप्पा को माने। इन्हें ही हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है। और ये भैया क्या है, ये इंपॉर्टेंट बना लो और इसको सर्वमान्य भी मान लो, ये सर्वमान्य मत भी है ना। हिंदी का प्रथम कवि किसको मानेंगे, अगर किसी के भी अनुसार नहीं दिया तभी किसको आप मानोगे, सरप्पा को मानोगे, क्योंकि ये सर्वमान्य मत है। ठीक है, आगे बढ़ चलें। ये देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा किसको माना गया, भाई स्वयंभू को माना गया। बिल्कुल याद रखेंगे, हिंदी का प्रथम कवि किसको मानते हैं, स्वयंभू को मानते हैं, है ना। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त सर सालीभद्र सूरी, तो याद रखें गणपति चंद्र गुप्त सालीभद्र सूरी, दो बार बोलना, गणपति चंद्रगुप्त सालीभद्र सूरी, गणपति सालीभद्र। तो गणपति चंद्रगुप्त किसको मान के रखते हैं, सालीभद्र सूरी को मान के रखते हैं, क्या हिंदी का प्रथम कवि। देखो अब तीन लोग तीनों अलग अलग मान लिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू को, डॉक्टर नगेंद्र है ना, वो किसको मान रखे भैया, सरप्पा को, राहुल सांकृत्यायन किसको मान के रखे, सरप्पा को। वैसे गणपति चंद्र गुप्त किसको मान के रखे, सालीभद्र सूरी को। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब किसको मान के रखे, बोलोगे सर राजा मुंज को, है ना, गुलेरी राजा मुंज, कहना गुलेरी के फूल हो गए तो वहां पे राजा मुंज आ जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर बच्चन सिंह किसको मानते हैं, विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं, है ना, मैथिल कोकिल इन्हीं को नाम जानते हैं, पदावली इनकी रचना है ना भैया। तो यहां देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं, भैया अब्दुल रहमान को, किसको मानते हैं, अब्दुल रहमान को मानते हैं, अब्दुल रहमान, है ना, क्लियर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी रहमान, है ना, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद। बच्चा विद्या तो बच्चन सिंह विद्यापति। गुलेरी भैया गुलेरी राजा, है ना, देखो गुलर राजा हो जाएंगे, और गुप्त सालीभद्र सूरी हो जाएंगे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा स्वयंभू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे। शिव सिंह सेंगर जो है, शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना अभी हमने पढ़ा, शिव सिंह सरोज है, और ये किसको माने, पुष्य क्यों, या उन्हीं का नाम क्या बोलते हैं, पुंड बोलते हैं, है ना, पुण्य या पुंज बोल देते हैं या पुष्य बोलते हैं, है ना, उन्हीं को। रामचंद्र शुक्ल भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि, और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य मान के रखे हैं, ये भी याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये बात हो जाती है। अब देखते हैं आदिकाल का नामकरण को लेकर के कुछ विद्वानों ने क्या क्या मत दिए, उसके बारे में देख लो। आचार्य हजारी प्रसाद क्या देते हैं नाम, आदिकाल नाम देते हैं, किसका, आदिकाल का नाम, आदिकाल किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या देते हैं, वीर गाथा, भैया वीरों की गाथा यहाँ पे मिलती है ना, वीरों की गाथा मिलने की वजह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या नाम देते हैं, वीर गाथा काल नाम देते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, याद रखना विश्वनाथ भैया, विश्वनाथ से क्या हो जाएगा, वीर काल। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन क्या बोलते हैं भैया, सिद्ध सामंत काल बोल देते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे अब, सिद्ध सामंत काल, है ना। गणपति चंद्र गुप्त भैया, गणपति चंद्र गुप्त में हो जाएगा शून्य, है ना, गुप्त हो गया तो मतलब दिखाई नहीं देगा, शून्य हो जाना, तो गणपति चंद्र गुप्त शून्य काल कहा है। और भैया मेरे याद रखना कि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, तो मिश्र बंधुओं में तीन बंधु आते हैं ना, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, और बताओ एक कौन आते हैं, आपका काम बताना है। तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या सर, आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया सर, वीर काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या दिया सर, राहुल सांकृत्यायन, याद करो, राहुल सांकृत्यायन भैया इसका नाम दिया सिद्ध सामंत काल, है ना, राहुल सिद्ध याद रखना, राहुल किसको मान के, सांकृत्यायन सिद्ध काल, ठीक ना। गणपति भैया चंद्रगुप्त, गुप्त से शून्य हो जाएगा तो शून्य काल, और मिश्र बंधुओं ने क्या मान के, भैया तीन लोग मिलेंगे प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभिक काल, ठीक है, प्रारंभ करेंगे तो प्रारंभिक काल मान के रखे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत ही इंपॉर्टेंट से, बीज वपन काल, है ना, बीज बोके जाम रहे तो भैया महावीर बोलेंगे, महावीर बीज वपन काल, है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या बोलेंगे सर, देखो संधि काल या चारण काल बोल के रखा इन्होंने, संधि काल या चारण काल किसने, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। जबकि जॉर्ज ग्रिहर्सन की केवल मैं बात करूंगा तो केवल चारण काल की बात करते हैं, डॉक्टर
रामकुमार वर्मा संधि काल चारण काल दोनों बोलते हैं, जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन की मैं बात करूंगा तो वो क्या बोलते हैं, केवल चारण काल बोलते हैं, है ना। मोहन अवस्थी और सुमन राजे क्या बोलते हैं भैया, मोहन अवस्थी और सुमन राजे क्या बोलते हैं, आधार काल बोल देते हैं। और भी लोग नाम में आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां तक बिल्कुल आप क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे एक और बात लिख लो, आदिकाल के प्रवृत्तियां क्या क्या है भैया, जितने भी आदिकाल के रचनाकार हैं या जो भी इस टाइम के लेखक हैं, वो सब क्या आश्रय दाताओं की प्रशंसा करते हैं, मतलब ये राजाओं के आश्रय में रहते थे और जिस राजा के आश्रय में रहते थे उस राजाओं की प्रशंसा करते थे, उसी राजाओं के बारे में लिखते थे। जैसे आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान जो थे वो पृथ्वीराज रासो लिखे हुए हैं, और किसकी बात लिखे हुए, सब पूरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान की कहानियों के बारे में या उनकी जो भी राज काल की बात थी उन्हीं के बारे में पूरा पूरा लिखे हुए हैं। और देखो ध्यान से एक चीज और ध्यान भी यहाँ पे देना होना चाहिए आपको कि भैया जो यहाँ पे जो आदिकाल की प्रवृत्तियां, युद्धों के सुंदर और सजीव चित्रण, माने ये क्या करते थे, जो इस समय के इतिहासकार थे, जो इस आदिकाल में जो भी रचनाएं मिलती हैं उनमें बिल्कुल युद्धों का जो ऐसा वर्णन किया गया, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया और बहुत सजीव वर्णन किया गया, ऐसा वर्णन किया गया जैसे मानो बिल्कुल वो साक्षात चीजों को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इस तरीके का वर्णन किया गया है। और तीसरा कहा गया ना कि जो आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है, बिल्कुल याद रखेंगे भैया, आदिकालीन के आदिकालीन का जो प्रमुख रस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रस, याद रखना पॉइंट्स, ये वीर रस है ना। आदिकाल में कौन से रस की बात की गई थी, वीर रस की बात की गई है। और वीर रस के साथ साथ किस रस का वर्णन मिलता है, तो मेरे भाई वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन मिलता है। इस पॉइंट को 100% आप मोस्ट बना के रखो। ये सवाल पूछ लिया जाता, आदिकाल में किन रसों का नाम लिया गया है, किन रसों में रचनाएं की गई हैं, सर वीर रस का और श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है, इसमें मैक्सिमम पॉइंट कल्पना है। इसमें डॉक्टर वूलर ने क्या माना था कि पृथ्वीराज चौहान की जो रचना है पृथ्वीराज रासो, वो अप्रमाणिक मान के रखा है ना, पृथ्वीराज चौहान की रचना। वैसे यहाँ पे कल्पना की प्रचुरता है कि बहुत सी चीजों को इमेज किया गया, माना गया है, और ये क्या है, एक अप्रमाणिक रचनाएं भी मानते हैं इसमें, ये भी याद रखना। तो ये 2-3 चीजें याद है। अभी एक 2 पॉइंट और देख लेते हैं हम, है ना। सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव इसमें है ना। सामूहिक राष्ट्रीयता माने पूरे देश के एक इकट्ठा नहीं लोग होते थे, इसका अभाव मिलता है। और एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भैया आदिकाल की जो रचनाएं मिलती हैं किस भाषा शैली में लिखी गई हैं, तो बोलोगे डिंगल और पिंगल भाषा शैली में लिखी हुई रचनाएं हैं। तो बस मेरी जो क्लास होगी आज यहां तक होगी भैया, यहीं से एंड हो जाएगी ये क्लास। उसके बाद क्या करना, अगर आपको ऐसी क्लासों के साथ जुड़ना है तो हमारे साथ डेली भैया देखो, ये जो आपको हिंदी साहित्य का जो मिलेगा, ये डेली का डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल को एक बार भैया मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लेंगे। जब आप बेल आइकन को दबा लेंगे मेरे भाई, तो ये 100% याद रखना, जब बेल आइकन आप दबा के रखेंगे तो जैसे ही मैं आपके पास कोई वीडियो सेंड करूंगा तो तुरंत का तुरंत आपके पास सबसे पहले मैसेज जाएगा और आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख करके अचीव कर सकते हैं कुछ प्रश्नों को। तो मेरे भाई यहां तक तो आज कंप्लीट कर लिया, इसके आगे इससे मैं आगे बढ़ाऊंगा कल अगली जो कक्षा हमारी होगी। तब तक के लिए सभी को मेरे भाई ये चीजों को एक बार 2 बार है ना नोट डाउन करके 2 बार तो रट लेना चाहिए या 2 बार इसको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि साहित्य है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हम कम से कम 1.5 से 2 साल बहुत मेहनत से पढ़ेंगे तब जाके खत्म होगा। तो बहुत ज्यादा मेहनत देने से मतलब नहीं है हमें, है ना। हम इतना मेहनत दें जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन कलेक्ट हो जाए। तो ठीक है, बस यहीं तक रखेंगे, अगली कक्षा आपको अगले दिन मिलेगी। सभी लोगों को यहां तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।